हेलो, मेरा नाम सूर्य प्रकाश पटेल है। रीवा के मास्टरमाइंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, ये लॉ से संबंधित टॉपिक है और उस पर हम देखेंगे प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। देखिए, कोर्ट में जो कोई भी मामले आते हैं उसको साबित करने के एविडेंस एक्ट में जो तरीके बताए गए हैं, दो तरीके बताए गए हैं। या तो वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं या तो वो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किए जा सकते हैं। इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ पे है, ये धारा 3 में बताया गया है। तो मौखिक साक्ष्य, जिससे अगर कोई आप चीज़ साबित करना चाह रहे हैं तो साबित किसे करेंगे आप? उससे साबित करेंगे आप फैक्ट से। तो उसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि फ़ैक्ट क्या है। उसके बारे में भी प्रोविज़न धारा 3 में दिया गया है। जो फैक्ट बताती है उसके बारे में डेफिनेशन 2 क्लॉज में उन्होंने किया है। पहला क्लॉज क्या किया है उन्होंने कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो आपकी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो फैक्ट होते हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? किसी भी इंसान की जो इंद्रियां होती हैं वो आँख है, आपकी नाक है, कान है और आपकी जीभ, जिससे आप फील कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया गया है कि आपकी कोई एक ऐसी भी मेंटल फैक्ट, मेंटल दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है, जैसे आपकी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे आपकी क्या राय है, उस राय को साबित करने का क्या तरीका है, उसको साबित करने का तरीका जो है वो एविडेंस एक्ट की धारा 14 में बताया गया, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चूँकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य, तो हम देख लेते हैं कि किसी भी चीज़ को साबित करने का तरीका क्या है। तो या तो आप उस चीज़ को साबित कर सकते हैं ओरल एविडेंस से, या उसको आप साबित कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एविडेंस से। ये आपको बताया गया है चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम बात करते हैं ओरल एविडेंस के बारे में। तो उसके बारे में धारा 59 जो प्रोविज़न करती है कि आप हर एक फैक्ट के ऊपर ओरल एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन सिवाय डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर और एक नया अमेंडमेंट 2000 IT एक्ट से जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कंटेंट के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो है क्या चीज़? देखिए, आप जब भी कोई भी किसी चीज़, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम कि आप किसी से कोई चीज़ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि सपोज़ A और B के बीच कार को सेल करने का एग्रीमेंट हो रहा है। तो जब आप एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं उसमें लिखे रहते हैं कि फर्स्ट पार्टी जो विक्रेता है वो करार कर रही है कि मैं अपनी फला कार जो है 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। उसी बीच में जो क्रेता हैगा बोलेगा कि हाँ, मैं सारी शर्तों के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं फला व्यक्ति प्रथम पक्ष विक्रेता से इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूँ। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा जाता है कि आपने क्या एग्रीमेंट किया, वो होता है आपका डॉक्यूमेंट कंटेंट। इसको साबित करने का तरीका जो ये वो भी चैप्टर 5 में बताया गया है। अगली धारा में अपने उसको वो साबित करने का तरीका क्या है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। और डॉक्यूमेंट के कंटेंट के अलावा जो डॉक्यूमेंट की जो दशा होती है, किसने इस डॉक्यूमेंट को लिखा, कहीं इसको नहीं लिखा, वो साबित करने का तरीका एक अलग है। वो साबित कैसे होता है? आपकी हैंड राइटिंग से साबित होगा या फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, उसको साबित करने का तरीका अलग है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ कंटेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम आते हैं कि आपके ओरल एविडेंस के ऊपर। देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे, आपके इंटरव्यू में अगर कोई चीज़ पूछे कि सामान्य रूल जो है ओरल एविडेंस, उसके बारे में कहाँ प्रोविज़न दिया गया है, तो वो प्रोविज़न आपके दिया गया हुआ 59 में। ठीक है, तो उसमें लेकिन आप दो चीज़ हमेशा, जो OT में एक क्वेश्चन आता है प्री में, उसमें आप ध्यान रखिएगा, उसमें जो लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट के सिवाय। और आपका ये 2000 का जो अमेंडमेंट है IT एक्ट का, उसमें है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट। ये आपका प्री में एग्ज़ाम पर्पस में क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, हर एक स्टेट में पूछा गया है। तो इस पर आप चाहें तो अपना अंडरलाइन कर लें और नोट लगा लें। ठीक है, देखिए, ये तो पता चल गया कि डॉक्यूमेंट पे आप किसी फैक्ट के ऊपर आप जो है ओरल एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन ओरल एविडेंस देगा कौन, उसके बारे में प्रोविज़न जो करती है अगली धारा करती है 60। उसमें कुछ बताया गया है कि अगर ये डिपेंड करता फैक्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको धारा 3 में बताया है कि फैक्ट जो है कि इंद्रियों द्वारा जो बोधगम्य हो। तो धारा 60 में जो दिखा आप देखेंगे उसमें पहला प्रोविज़न है कि अगर जो कोई फैक्ट है, अगर वो देखे जाने वाला फैक्ट है,
तो कौन एविडेंस देगा? जिसने देखा है। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी घटना स्थल पे ए ने बी का मर्डर किया, तो उस घटना स्थल पे 3-4 लोग मौजूद थे। तो जैसे बी ने ए को शूट किया, तो ये गोली मारने का जो फैक्ट है कि बी ने ए को मारा, ये एक फैक्ट है, ये एक रिलेवेंट फैक्ट है जो कोर्ट में साबित किया जा सकता है। इसके बारे में प्रोविजन 5 to 55 में, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चूंकि जो ये बी ने ए को गोली मारा, इस पर एविडेंस कौन देगा? ये देखे जाने वाला फैक्ट है। तो उस घटना स्थल पे जो 4-5 लोग जो मौजूद थे, सिर्फ वही उसके बारे में दे सकते हैं। ये होता है आपका डायरेक्ट एविडेंस, जब जो इसको अपन कहते हैं सरल शब्दों में आई विटनेस। सिर्फ एविडेंस एक्ट में जो डायरेक्ट जो रूल एविडेंस देने का, वो आई विटनेस ही रूल दे सकते हैं। अपवाद दशाओं में, कुछ दशाओं में हियर से एविडेंस, जिन्होंने जो आई विटनेस नहीं वो भी एविडेंस दे सकते हैं, कुछ दशाओं में है, उसके बारे में प्रोविज़न अलग से दिया गया हुआ है। उसी तरह आपके देखे जाने वाले फैक्ट के अलावा आपके जो हैं, अगले आप देखेंगे कि आपके सुने जाने वाले फैक्ट हैं। दूसरा जो है आपका सुने जाने वाला फैक्ट है। इसको जो आप हियर से एविडेंस आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे अपन पहला एग्जांपल जो अभी अपने लिया था कि बी ने ए को मारा, वहाँ पे 4-5 लोग जो मौजूद थे, वो जाके किसी थर्ड पार्टी को ही अपने घर में बताते हैं कि फला जो है मर्डर हुआ। अब जिन आई विटनेस ने थर्ड पार्टी को बुलाया है, अगर वो आके कहेंगे कि सर हमने इनसे सुना था कि वहाँ पे हत्या हुई है, कोर्ट उनका जो है एविडेंस वो कोर्ट एडमिट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो हेयर से एविडेंस है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सुने जाने वाले फैक्ट में है। जैसे सपोज़ मेरा जो घर है वो पब्लिक रोड के समीप है, पब्लिक रोड में अपने घर में बैठा हुआ हूँ, पब्लिक रोड पे ही कुछ व्यक्ति आते हैं, गोली मार देते हैं, या फिर बम का विस्फोट होता है। तो जो ये आवाज़ है, गोली की जो लगने की जो आवाज़ थी, बंदूक से जो फायर होने की जो आवाज़ थी, तो सुने जाने वाला फैक्ट है कि गोली के जो फायर होने के बाद जो आवाज़ आई वो मैंने सुना। तो मैं इस बात का गवाह, डायरेक्ट गवाह हूँ मैं कि फला जगह पे गोली चली थी। किसने चलाई किसने नहीं चलाई इसका मैं डायरेक्ट एविडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से उसको देखा नहीं है, लेकिन गोली चली थी क्योंकि मैंने उस आवाज़ को सुनी है। इसका मैं क्या हो गया, मैं इसका डायरेक्ट एविडेंस हो गया। एक प्री में बहुत स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और बी हैं, तो ए अपने घर में बैठा रहता है, देखता है कि उससे घर से 100 मीटर की दूरी में एक बम फटता है। तो क्या उस बम फटने के बारे में अगर वो एविडेंस देने आएगा तो वो हेयर से एविडेंस होगा कि डायरेक्ट एविडेंस होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बम किसने आके उस जगह पे लगाया, इसका विटनेस तो नहीं है, लेकिन बम फटा, बम फटने के बाद जो आवाज़ आई उसने सुना, इस बात के लिए वो डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है कि मैंने जो है बम फटने की आवाज़ सुनी थी। इस तरह जो आप देखेंगे अगले जो तरीका दिया गया होगा कि जो अन्य इंद्रियों द्वारा जो बोधगम है, उस व्यक्ति ने जिसने उस इंद्रियों द्वारा उसको फील किया है वही उसके बारे में एविडेंस दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर अपन जैसे कोई टेस्ट करने वाली चीज़ है, उस चीज़ को देखते हैं अपन कि फला जो है क्या वहाँ पे ऐसा जहर वहाँ पे रखा गया था, वो जहर था कि शक्कर था। बी को देने के पहले अगर किसी व्यक्ति ने उस चीज़ को अगर चखा है तो उसके बारे में डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है कि हाँ ये चीज़ जो है जहर थी। लेकिन एक क्वेश्चन जो आता है कि एविडेंस एक्ट में ये प्री का आपका क्वेश्चन है कि क्या हेयर से एविडेंस का एविडेंस एक्ट में कहीं भी डायरेक्ट प्रावधान है क्या? हेयर से एविडेंस कहाँ पे है? जी हाँ, इसकी बिल्कुल मैं इसके बारे में बिल्कुल डायरेक्ट प्रोविज़न है एविडेंस एक्ट की धारा 60 के प्रोवाइजों में, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपर्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट की अगर कोई राय किसी बुक में है, उस बुक को लिखने के बाद वह व्यक्ति मर जाता है। तो अब अगर आपको उस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर अगर एक्सपर्ट की राय को अगर आपको एविडेंस में अगर कोर्ट एडमिट करती है, बुलाती है, उस बुक को वो एक्सेप्ट कर सकती है। चूँकि उस बुक में क्या है, वो डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं। डायरेक्ट एविडेंस कौन होता है? वो एक्सपर्ट। जैसे मान लीजिए जैसे गन की रिपोर्ट जो आती हैं कि फला व्यक्ति की इस गन से इसने किसी ने चलाई, तो अगर कोई एक्सपर्ट है अगर वो मौजूद है तो उसको कोर्ट डायरेक्ट बुलाएगी, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगी कि ये क्या इस पर्टिकुलर बंदूक से ही है इसमें गोली चली गई है। जो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो होती है वो आके बताएंगे उसके बारे में कि हाँ सर ये है। लेकिन सपोज़ कोई एक्सपर्ट है, एक बुक लिखता है कि फला जो बंदूक है इससे गोली कौन कौन सी निकलती हैं, ये एक राय हो जाती है। उस बुक को लिखने के बाद वो एक्सपर्ट की डेथ हो जाती है। अब कोर्ट को अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको एज एविडेंस पेश करना चाहता है बुक को कि सर इस बुक में लिखा गया है कि 35 बोर की जो बंदूक है इससे कौन सी गोली चलेगी, इस गोली चलने के बाद क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या नहीं है, तो चूँकि एक एक्सपर्ट की राय है तो कोर्ट उसको जो है एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऐसा कहा जाता है
है कि हेयर से जो एविडेंस है, एविडेंस एक्ट में डायरेक्ट प्रोविजन दिया गया 60 के प्रोविज़ों में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि फैक्ट को साबित करने में क्या है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में आता है जो ओरल गवाही देने आ रहा है, मौखिक गवाही देने आ रहा है, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है जो गवाही दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर देखे जाने वाला फैक्ट है तो वही व्यक्ति दे सकता है जिसने उस फैक्ट को देखा है। सुने जाने वाले फैक्ट है तो वही व्यक्ति एविडेंस दे सकता है जिसने उस फैक्ट को सुना है। ठीक है। अब चूंकि ये ओरल एविडेंस, दूसरा जो होता है आपका डॉक्यूमेंट। कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट पेश करता है, सपोज कोर्ट में किसी व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूफ करना है। इसको जो साबित करने का तरीका है वो एविडेंस एक्ट में बताया गया है। इसको साबित करने का तरीका दो है, एक या तो प्राथमिक साक्ष्य से, दूसरा है आपका द्वितीयक साक्ष्य से। ये आपके 61 में बताया गया है। देखिए प्राथमिक साक्ष्य क्या है, इसके बारे में प्रोविज़न जो है ये दिया गया है। आप देखेंगे बेयर एक्ट के लैंग्वेज में लिखा गया है कि कोर्ट के सामने जो पेश किया गया स्वयं दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं अपना कोई एक एग्रीमेंट कोर्ट में साबित करना चाहता हूँ कि सर ये मेरे फला व्यक्ति ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट को बी जो पार्टी है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, सॉरी इस एग्रीमेंट का जो है पालन नहीं कर रही है, तो कोर्ट से मैं क्या उपचार मांगूंगा कि इसका पालन करवाया जाए। क्योंकि इसके लिए आप कोर्ट में एक दावा बना के लेके आएंगे। दावा बनाने के बाद कोर्ट के सामने आपको ये जो आपके ए और बी के बीच में जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था, जो आपके बीच में जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में आप ए और बी की पार्टी की सारी शर्तें रखी गई थी, वही आपके डॉक्यूमेंट का जो है सामान्य रूल है कि जो एविडेंस एक्ट की जो भाषा में लिखा हुआ है कि कोर्ट के सामने पेश किया गया स्वयं दस्तावेज अभिप्रेत है, मतलब वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि और क्या प्राइमरी एविडेंस हो सकता है। पहला जो उसमें दिया गया हुआ है, जो बात करता है किसकी, काउंटर डॉक्यूमेंट की। ये क्या चीज़ है, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अगर दो स्टेज में बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके काउंटर डॉक्यूमेंट। सपोज जैसे मान लीजिए आप सिंपल एग्जांपल में, अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल में अगर आप देखने जाना चाहें तो होता है क्या, जैसे आप मान लीजिए किसी टेलर के यहाँ अगर आप जाते हैं, एक रसीद जो है उसने दी कि ये जो फला जो शर्ट है जो है मैं इस तारीख को ये बना के देने वाला हूँ। एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे आपने जो साइन की कि हाँ ये मैं जो अपना जो कपड़ा है इन्हें सिलने के लिए दे रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ पे दो पार्ट में डॉक्यूमेंट बन गए, पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है ये, तो ये बोलता है प्राइमरी एविडेंस इन काउंटर डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस कौन होता है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए ई और बी, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये जो है प्राइमरी एविडेंस होगा मेरे लिए, और ये जो होगा बी वाला ये होगा इनके लिए प्राइमरी एविडेंस। अगला एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी जो एक रूपता प्रक्रिया के द्वारा जैसे फोटो चित्रण, मुद्रा चित्रण, इन सब में होता है, तो वो जो उस प्रक्रिया को फॉलो करके जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस होते हैं। सपोज अपन सिंपल एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक डॉक्यूमेंट हो, अपन फोटो, अब उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में, देखेंगे कि बुक में जो एग्जांपल है वो है कि अगर कोई भी फ़ोटो बनाई जा रही है, सपोज़ कैमरा से कोई फ़ोटो खींची गई, ये एक आपकी ओरिजिनल फ़ोटो होगी,
फिर उसके बाद जो फ़ोटो बनाने की जो प्रोसेस है उससे इस ओरिजिनल फ़ोटो से कई फ़ोटो बनाई गई, इस फ़ोटो से ये बनाई गई, इस फ़ोटो से फिर अगली फ़ोटो ये बनाई गई, ऐसे करके ये फ़ोटो अब बनाई गई। मान लीजिए 4 फ़ोटो बनाई गई। अब जो एविडेंस एक्ट जो प्रोविज़न करता है वो प्रोविज़न ये करता है कि ये और ये जो डॉक्यूमेंट चूँकि एक रूपता है, मतलब एक ही प्रक्रिया के द्वारा बनाई जा रही हैं एक ही बार में, तो जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट इनसे जो डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं वह बी हो गया, सी हो गया, डी और ई हो गया। ये जो डॉक्यूमेंट हैं बी और सी, डी और ई आपस में ये जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, प्राइमरी एविडेंस होंगे ये। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसके ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे, इससे क्या होंगे, ये सेकेंडरी एविडेंस। सिंपल सा है, अगर कोई भी एक फ़ोटो है, ओरिजिनल फ़ोटो है जो फ़ोटो से खींची गई, इस फ़ोटो के बाद उस फ़ोटो से मल्टीपल फ़ोटोज़ बनाई जाती हैं। जो मल्टीपल फ़ोटोज़ बनाई जाती हैं, जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं, वो कॉपीज़ जो हैं आपस में एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन कोई भी जो कॉपीज़ हैं वो किसी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो उसकी क्या होंगी, सेकेंडरी एविडेंस होंगी। ये तो हमने देख लिया कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, उसके बारे में जो बताया अब अगली धारा में अपन देखेंगे वो बताया गया कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। देखिए 63 में जो बताया गया, सबसे पहले बताया गया है आपका कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड जो कॉपी है वो कॉपी क्या होगी, ओरिजिनल की जो है सेकेंडरी एविडेंस होगी। सर्टिफाइड कॉपी के बारे में प्रोविज़न कहाँ है, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जो कोर्ट में आप डायरेक्ट उनका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप जैसे एक कोर्ट में एक रजिस्ट्री, जैसे आप ज़मीन बेचते हैं उसकी एक रजिस्ट्री होती है, तो उसके बारे में जो निगम में एक विक्रय रजिस्टर रखा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि फला फला ज़मीन इनके बीच में सेल हुई, उसके बाद रजिस्ट्री कॉपी आपको दे दी जाती है। तो जो ये रजिस्टर में दर्ज है वो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करना ज़रूरी नहीं है, उसके बारे में जैसे आप अगली धारा पढ़ेंगे 77 में उसमें डायरेक्ट प्रोविज़न दिया गया है कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस पेश करके डायरेक्ट उसको कोर्ट में एडमिट कर सकते हैं, कोर्ट उसको डायरेक्ट एविडेंस करेगी। लेकिन जनरल रूल क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस देने का कि पहले आप उसके बारे में प्राइमरी एविडेंस दें। अगर प्राइमरी एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ दशाएं जो एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं 65 में, अगर वो दशाएं हैं तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में आप सर्टिफाइड कॉपी जो है डायरेक्ट आप कोर्ट में दे सकते हैं, ये उसके बारे में प्रोविज़न है। दूसरी जो प्रोविज़न है उसमें बारे में यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, यांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कैनर कॉपी हो गई, मतलब उसमें जो ध्यान रखने योग्य जो बात है उसको आप नोट करेंगे, उसमें यह है कि अपनी शुद्धता प्योरिटी जो है खुद सुनिश्चित करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसमें कोई भी चीज़ जो है ऐड नहीं कर सकते। जब फोटो कॉपी आप कराते हैं, आपने कोई वर्ड लिखा, उस फोटो कॉपी में आप जो लिखेंगे कोई वर्ड, आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपने चिपका दिया कागज़, उसके ऊपर आप लिख के उसको फोटो कॉपी करा के आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्कैन कॉपी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्कैन कॉपी जो आप ओरिजिनल की जो स्कैन कॉपी करेंगे वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस में ग्राह्य हो जाएगी। कोर्ट में जनरली आप फोटो कॉपीज जो देते हैं वो भी ग्राह्य होती है, लेकिन वो एफिडेविट के साथ ग्राह्य होती हैं कि जो मैं फला डॉक्यूमेंट जो कॉपी प्रस्तुत कर रहा हूँ ये ओरिजिनल की जो है कि सही प्रति है, इसके बारे में कोई भी मैंने छेड़छाड़ नहीं की है। अगर आप इसके साथ अगर आप जो आप उसमें जो एफिडेविट देते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत निकलता है तो आपके खिलाफ जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का आपके खिलाफ IPC में जो प्रोविज़न है 193 में उसके लिए एक दंडनीय अपराध है। अगली जो एक आप देखेंगे कि ये इसको समझें, इसमें लिखा 2 वर्ड यूज़ है। एक यहाँ पर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें लिखा गया है ओरिजिनल से बनाई गई, या फिर तुलना की गई। इसके बारे में प्री में बहुत क्वेश्चन पूछता है, कई स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया, ये बड़ा कन्फ्यूजन, इसका कन्फ्यूज मत। सिंपल एग्जांपल आप समझिए, बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें बनाए गए का मतलब क्या हुआ। जैसे सपोज एक मैंने
एक लेटर किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है, ये आपका ओरिजिनल लेटर हो गया। अब कोई जो बी पर्सन है इस डॉक्यूमेंट को देख के एज इट इज़ कॉपी करने के बाद उस लेटर को लिखता है, तो ये इस ओरिजिनल क्या हो गया, सेकेंडरी एविडेंस। ये आपका क्या हो गया, बनाई गई। दूसरा जो आपका तरीका है वो है आपका क्या, तुलना की गई। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए बी ने एक डॉक्यूमेंट ये बना लिया है ओरिजिनल से देख के, अब जो है वो एक और डॉक्यूमेंट बनाता है, वो किसको देख के बना रहा है, इस डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल देख को नहीं, इस वाले डॉक्यूमेंट को देख के बना रहा है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो इस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल के सामने रख कर चेक कर लेता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बातें लिखी गई हैं क्या वो मैंने एज इट इज़ कॉपी की है क्या। अगर एज इट इज़ उसने कॉपी की हुई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल से तुलना की गई कॉपी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस। तो चाहे तो आप ओरिजिनल को देख के आप बना लो या फिर ओरिजिनल से तुलना की गई कॉपी आप बना लो, ये भी क्या होगा, आपका सेकेंडरी एविडेंस आप में आएगा। अब देखिए, जो मैंने अभी प्राइमरी एविडेंस में जो आपको मैंने काउंटर डॉक्यूमेंट बताया था, तो काउंटर डॉक्यूमेंट क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो है दो पार्ट में बनते हैं। ये बनाया गया ए के द्वारा, ये बनाया गया बी के द्वारा। तो चूंकि ये ए के लिए क्या है, प्राइमरी एविडेंस, ये बी के लिए क्या हो गया, प्राइमरी एविडेंस। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, ये वाली जो कॉपी है, अगर बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस क्या माना जाए, बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, ये वाली कॉपी जो ए ने बनाई है, और ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, ये वाली कॉपी जो बी ने बनाई है। ठीक है। अब देखिए, जो अगला जो अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो रूल है कि किसी भी डॉक्यूमेंट, जो बेस्ट रूल कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट को साबित करने का जो बेस्ट रूल क्या है, वो एक ओटी में क्वेश्चन आता है, आप उसके बारे में प्रोविज़न लगा सकते हैं कि आपका 64 और 91 एक प्री में आपका क्वेश्चन आएगा कि डॉक्यूमेंट को साबित करने का बेस्ट तरीका कहाँ पे है। एक तो 64 और 91। 64 क्या कहती है कि हर एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को उसके प्राइमरी एविडेंस से ही साबित किया जाएगा। जो अपन ने यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस अपन ने पढ़ा था, तो हर एक डॉक्यूमेंट को किससे साबित किया जाए, समान रूल क्या हो गया, प्राइमरी एविडेंस से साबित किया जाएगा। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी मौजूद है जहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में आप सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं। उसके बारे में प्रोविज़न कहाँ पे किया गया है, वो प्रोविज़न किया गया है आपके 65 में। अच्छा, सेकेंडरी एविडेंस में एक टॉपिक छूट गया है, एक चीज़ छूट गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, जैसा आप देखेंगे कि कोई एक डॉक्यूमेंट बना, इस डॉक्यूमेंट को ये जो पर्सन है कोर्ट में खड़े होकर गवाही देना चाहता है कि सर ये जो फला डॉक्यूमेंट है ये मैंने लिखते हुए देखा था। यानी जो एक्स पर्सन है ये जब डॉक्यूमेंट को लिख रहा था उसी टाइम पे मैं भी मौजूद था, ये वाई पर्सन है, और जब एक्स डॉक्यूमेंट को लिख रहा था उस टाइम पे मैंने खड़े होकर इस डॉक्यूमेंट को देखा था। अगर उस पर्सन ने डॉक्यूमेंट को ये वर्ड आप अंडरलाइन करिए, लिखते हुए देखा, अगर लिखते हुए देखेगा तो ही इसका कोर्ट जो है, जो एक डॉक्यूमेंट कंटेंट के बारे में जो ओरल एविडेंस दे रहा है, समान रूल क्या है कि लिखित से साबित किया जाए। लेकिन आपका सेकेंडरी एविडेंस में आपका ओरल स्टेटमेंट कोर्ट ग्राह्य कर रही है, लेकिन ओरल स्टेटमेंट उसी का ग्राह्य करेगी जिसने डॉक्यूमेंट को लिखते हुए देखा है। समान रूल मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखित को लिखित से साबित करेंगे आप, उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से ही साबित कर सकते हैं आप। लेकिन एक सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एक प्रोविज़न है जहाँ पे डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर जो है आप ओरल स्टेटमेंट अगर कोर्ट में दे रहे हैं तो वो भी कोर्ट एडमिट कर लेते हैं। लेकिन कब, जब डॉक्यूमेंट को फला व्यक्ति वाई ने, उस डॉक्यूमेंट को जब एक्स लिख रहा था तब वाई ने देखा था। अब कोर्ट में जब ये वाई पर्सन आके गवाही देगा, बोलेगा कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने एक्स ने लिखा हुआ था, उस डॉक्यूमेंट ने क्या क्या लिखा हुआ था वो स्टेटमेंट बताएगा, तो उस स्टेटमेंट को, डॉक्यूमेंट कंटेंट के ऊपर जो स्टेटमेंट देगा कोर्ट उसको वहाँ पे एडमिट कर लेगी। ये टॉपिक छूट गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिएंगे। अब देखिए, समान रूल तो मैंने आपको बता दिया कि लिखित को लिखित से साबित करेंगे,
ठीक है, लिखित को साबित करने के तरीके क्या हो गए? एक तो आपका हो गया प्राइमरी एविडेंस, दूसरा क्या हो गया आपका सेकेंडरी एविडेंस। समान रूल क्या है आपका कि हर एक डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से ही साबित करें, जब तक कि सेकेंडरी एविडेंस की दशाएं जो हैं वो 65 में जो बताई गई हैं वो दशाएं अगर मौजूद हैं तो आप क्या है प्राइमरी एविडेंस की जगह आप डायरेक्ट क्या दे सकते हो, आप सेकेंडरी एविडेंस। ये याद रखिएगा, अभी हम जो एविडेंस दे रहे हैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर दे रहे हैं। कंटेंट का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसके ऊपर हम एविडेंस देना चाह रहे हैं। तो अगर आप जब सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रहे हैं तो उसके बारे में प्रोविज़न जो है 65 में दिया गया है। 65 में जो प्रोविज़न है उसी के अनुसार ही आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ओके सर।